नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम साइंस का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, उससे संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर दिया गया है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में? अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसके ऑप्शंस है कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारे को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पारा एक अमलगम मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? इसके ऑप्शंस है तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। जो गोल्ड होता है वह ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? क्या उसमें पूछा गया है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसके ऑप्शन है Cu, Ag, Al, Fe। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ag, यानी सिल्वर। जो सिल्वर धातु है यह विद्युत का एक सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? इसमें क्या पूछा गया है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? इसके ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो जो बॉक्साइट होता है यह एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम होती है ये बॉक्साइट धातु का एक मुख्य अयस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसके ऑप्शन है Fe, Cu, Ni या Sb। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Sb। Sb को हम बोलते हैं एंटीमोनी। क्या बोलते हैं? एंटीमोनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Sb एक एंटीमोनी है जो कि एक उपधातु। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसमें क्या पूछा गया है? शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। क्या पूछा गया है? जो शुद्ध सोना होता है उसे किसमें व्यक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। जो शुद्ध सोना होता है उसे 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या पूछा गया है? पीतल है। क्या है? पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसके ऑप्शन है लिथियम, Li, कैल्शियम, Ca, कॉपर, Cu, Fe या आयरन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, Li। जो लिथियम धातु होती है उसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 पे? निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है? ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2 या NH3। तो निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2, कैल्शियम
क्लोराइड। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है एक आयनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वें पे। निम्न में से कौन अधातु है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन एक अधातु है? ऑप्शन है Fe आयरन, सी कार्बन, Al एल्यूमिनियम, Au गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। कार्बन क्या है? एक अधातु है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या पूछा गया है? सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। क्या पूछा गया? जो सक्रियता श्रेणी होती है, जो हाइड्रोजन के ऊपर धातुएं होती है, वे क्या बनाती हैं? तो इसके ऑप्शन है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या पूछा गया है? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या पूछा गया है? जो उच्च विद्युत धनात्मकता के धातु के परमाणु होते हैं वो क्या बनाते हैं? इसके ऑप्शन है धनायन, ऋण आयन, उदासीन आयन, या सहसंयोजक बंधन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनायन। जो उच्च विद्युत धनात्मकता के धातु के परमाणु होते हैं वो धनायन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनायन। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। धातु के ऑक्साइड समान्यता होते हैं। क्या पूछा गया है? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं समानता क्या होते हैं? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी, या उदासीन। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो समानता क्षारकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय। क्या होगा? क्षारकीय। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे ए लिख दिया, बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो समानता क्षारकीय होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या पूछा गया है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है वह है। क्या पूछा गया है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है वह है। इसके ऑप्शन है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लावन विधि, या चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि प्रयुक्त होती है वह चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर बी और सी, गुरुत्व पृथक्करण विधि और फैन प्लावन विधि। अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो आप, मैंने इसके चैप्टर को इसके बारे में डिटेल से बताया है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और फैन प्लावन विधि क्या होती है ये जान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। इसके ऑप्शंस है हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, फैन प्लावन द्वारा, या निष्पातन द्वारा। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण फैन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैन प्लावन द्वारा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में? निम्नलिखित में से कौन एक एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसके ऑप्शंस है मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल, या कांसा। तो जो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वह एल्यूमिनियम धातु का एक, जो एल्यूमिनियम धातु है एक मिश्र धातु है।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्या पूछा गया है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। क्या पूछा गया, जो कॉपर होता है उसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं कॉपर ग्लास, Cu2S, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, क्यूपैराइट, Cu2O या इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉपर होता है उसका निष्कर्षण कॉपर पाइराइट CuFeS2 से होता है। क्या होता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पाइराइट CuFeS2 होता है। इसमें पूछा गया था जो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पाइराइट CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस आधातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या पूछा गया है, किस आधातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया जो साधारण गंधक होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है S3, S8 या S4। तो जो साधारण गंधक होता है वह S8 के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S8। जो साधारण गंधक होता है S8 के रूप में पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें क्या पूछा गया है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। क्या पूछा गया, जो फास्फोरस होता है उसका आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन है P2F8 या P4। जो फास्फोरस होता है उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो फास्फोरस होता है उसका आणविक सूत्र P4 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, P4। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। क्या पूछा गया, जो सोना होता है निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो इसके ऑप्शन है अम्लराज में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में, शांत नाइट्रिक अम्ल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज। जो सोना होता है वो अम्लराज द्रव में घुल जाता है। किसमें, जो अम्लराज का द्रव होता है उसमें सोना घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन धातु होती है वह कमरे के ताप पर द्रव होती है और ब्रोमीन को Br से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। क्या पूछा गया है, जो सीसा और टिन होती है उसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, घन मेटल या उपधातु। तो जो सोना और टीन की मिश्र धातु होती है उसे कहते हैं सोल्डर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। जो सोल्डर होती है वो सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है। इसके ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, Hg पारा, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu कॉपर।
कॉपर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Cu, कॉपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी जो सबसे अधिक तेजी से जलता है। तो इसके ऑप्शन है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक। क्या है, प्लास्टिक गंधक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। जो श्वेत फास्फोरस होता है वह अति ज्वलनशील होता है और अधिक तेजी से जलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें क्या पूछा गया, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बोला गया है, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होती है उसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु होती है उसको कैसा बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। और जो एनोड होता है उस पर प्लस आयन होता है और जो कैथोड होता है उसमें माइनस आयन होता है। बट जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किस फॉर्म में बनाया जाता है, एनोड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एनोड के फॉर्म में बनाया जाता है। तो जो एनोड होता है उस पर प्लस आयन होता है और कैथोड में माइनस आयन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन है Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, K पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। जो पोटेशियम धातु है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें क्या पूछा गया है, वल्कनीकरण। क्या है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। क्या पूछा गया है, जब वल्कनीकरण की प्रक्रिया होती है तो प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से उसके साथ क्या मिलाया जाता है। इसके ऑप्शन है साधारण गंधक, एकंताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक या श्वेत फास्फोरस। तो जब वल्कनीकरण की प्रक्रिया होती है तो प्राकृतिक रबड़ के साथ साधारण गंधक मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। इसी क्वेश्चन को आपसे दूसरी तरह पूछा जा सकता है, साधारण गंधक किस प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक रबड़ के साथ मिलाया जाता है। तो किस प्रक्रिया के दौरान, वल्कनीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब प्राकृतिक रबड़ के साथ प्रक्रिया होती है तो उसमें साधारण गंधक मिलाया जाता है। ऐसा किस प्रक्रिया में होता है, ऐसा वल्कनीकरण की प्रक्रिया में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें क्या पूछा गया है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 पे, 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर। अब आप ये जानना चाहेंगे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार कैसे बनाया जा सकता है। तो जो पदार्थ होती है, पदार्थ में एक तन्यता का यांत्रिक गुण पाया जाता है और जो सोना है सब बहुत ही, यानी एक सर्वाधिक तन्य धातु है। इसीलिए 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। क्या हो सकता है, खींचा जा सकता है, क्योंकि जो पदार्थ होती है उसमें तन्यता का एक यांत्रिक गुण होता है और सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। इसीलिए 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार
खींचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। क्या पूछा गया है, कमरे के ताप पर जो मरकरी धातु होती है, मरकरी धातु होती है किस अवस्था में पाई जाती है। इसके ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो जो कमरे के ताप पर मरकरी धातु होती है वो द्रव के रूप में पाई या द्रव की अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव। कौन सी धातु, मरकरी धातु, जो जब वो कमरे के ताप पर पाई जाती है तो वो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें क्या पूछा गया है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। क्या पूछा गया है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु यानी Al जो धातु होती है उसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। इसके ऑप्शन से क्रायोलाइट Na3AiF6, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, कोरंडम Al2O3 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया था, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट धातु। किससे, बॉक्साइट धातु से किया जाता है। तो इसका सूत्र होगा Al2O3.2H2O। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें क्या पूछा गया है, लोहे के निष्कर्षण में, किसके, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, तो चूना पत्थर होता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4, क्या है, CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है, क्या होता है, जब लोहे का निष्कर्षण होता है चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट के साथ, तब ये एक यौगिक बनाता है। वह यौगिक क्या कहलाता है, भर्जन या जारण, प्रगलन, द्रावक या धातुमल। क्या कहलाता है, धातुमल। जब लोहे का निष्कर्षण चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट के साथ होता है तो एक यौगिक बनता है, वह यौगिक धातुमल कहलाता है। क्या होता है, यह यौगिक धातुमल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धातुमल। इसके आगे जो आपकी अगली क्लास आएगी उसमें मैं आपको भर्जन या जारण, प्रगलन या धातुमल क्या होता है उसमें, उस क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धातुमल कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 पे। किस तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक भिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्विकी क्या कहलाती है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में, किस तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्विकी क्या कहलाती है। ऑप्शन से अपरूपता, समावयता, समरूपता, उभयधर्मिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरूपता। किसी तत्व के गुणधर्म का क्या होता है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक रूपों में, किसमें, जब कोई तत्व होगा यदि उसके गुणधर्म का दो या दो से अधिक रूपों में प्रस्तुतिकरण यानी प्रस्तुत किया जाता उस तत्व को, तो वह अपरूपता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरूपता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पे। धातुओं की प्रकृति होती है, क्या पूछा गया, जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, वैद्युत, धनात्मक, वैद्युत, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो धातुएं होती है उनकी प्रकृति वैद्युत, धनात्मक होती है।
क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत धनात्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 में? जो लोहा एवं इस्पात होता है उसे जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शंस है तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो जो लोहा और इस्पात होता है उसे जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। जिंक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक को जस्ता भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जस्ता भी कहते हैं और इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोहा और इस्पात है उसे जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी प्राप्त किया जाता है? क्या क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है किस रासायनिक यौगिक को, यानी किस रासायनिक यौगिक को जब गर्म किया जाता है तब हमें उत्पाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी प्राप्त होता है? इसके ऑप्शंस है रंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। जब जिप्सम रासायनिक यौगिक को गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? क्या पूछा गया? अभिक्रियाशीलता में इस क्रम में कौन सही है? इसके ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन। दूसरा ऑप्शन है जेड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन। चौथा ऑप्शन है Fe, जेड एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सा क्रम सही है, यानी इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे पहले अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, लास्ट में क्या है? आयरन। तो इसमें सबसे क्रियाशीलता के आधार पर सबसे मतलब जो धातु है सबसे अधिक तेज़ी से अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? तो पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया? एक्वा रेजिया या इसी को हम बोलते हैं अम्लराज या रॉयल जल, क्या होता है? इसे 3 नामों से जाना जाता है, एक्वा रेजिया, रॉयल जल या अम्लराज। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है एक्वा रेजिया या रॉयल जल से किस अनुपात में सांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl सांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद नाइट्रिक अम्ल, क्या है? सांद नाइट्रिक अम्ल NO3, क्या है? NO3 नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। क्या होता है? सांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसके ऑप्शंस है 3:2 या 2:3, 3:1 या 1:3। क्या होगा? 1:3। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1:3। क्या होगा? 1:3। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1:3। जो एक्वारेजिया होता है, क्या होता है? जो एक्वारेजिया होता है इसमें जब HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के बने मिश्रण को अम्लराज, एक्वारेजिया या रॉयल जल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान से टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर दिया गया आंसर ये गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एक्वारेजिया होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1:3। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें क्या पूछा गया है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। क्या पूछा गया है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? ऑप्शन है चमकदार, खुरदुरा, काला या इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु होती है शुद्ध रूप में चमकदार होती है। कैसी होती है? जो धातु होती है शुद्ध रूप में अपनी सतह पर चमकदार होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चमकदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 पे। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? जो धातुएं होती हैं अगर उन्हें पतले के तार के रूप में खींचा जाए तो उनकी यह क्षमता क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस है आघातवर्धनीयता, तन्यता, लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता। क्या होती है? तन्यता। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता। और आघातवर्धनीयता क्या होती है? इसमें धातु को पीटकर एक पतले चादर के रूप में परिवर्तित करना। क्या करना? धातु को पीटकर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। जबकि तन्यता में क्या होता है? इसमें धातु को एक पतले तार के रूप में खींचा जाता है। क्या होता है? इसमें धातु को एक पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता। क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास में ज्वाइन हो सके। और जो ये क्लास चल रही है इम्पोर्टेंट MCQs की, वो भी क्वेश्चनों को पढ़ सकें। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 41 पे। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इससे जस्ट क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने अभी आपको बताया है। धातु को पतली चादर के रूप में पीटकर क्या करना है? धातुओं को पतली चादर के रूप में एक नए रूप में क्या करना? परिवर्तित करना है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में यही पूछा गया है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं तन्यता, आघातवर्धनीयता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो हम बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें क्या पूछा जा रहा है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें क्या
कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है तन्यता, ध्वनिक सोनोरस, क्या है? ध्वनिक सोनोरस, आघातवर्धनीयता, या इनमें से कोई नहीं। जो धातुएं होती हैं जब वे कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें धात्विक या सोनोरम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धात्विक